आयुर्वेदा इतिहास, इसको आयुर्वेदा में संस्कृत के सेकंड पेपर में पढ़ा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को ये देखना होता है मेनली कि आयुर्वेदा कैसे कैसे कहाँ से आया। तो सबसे पहले आयुर्वेदा जो होता है वो ब्रह्मा के द्वारा याद किया, फिर वो उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति भी एक देवता ही की तरह हैं, उनको दिया। फिर अश्विनी कुमार एक कृष्ण जी के वो भी एक रूप हैं जो कि समुद्र मंथन के टाइम वो निकले थे, तो उनको वो दिया गया। फिर अश्विनी कुमार ने क्या किया, उन्होंने इंद्र को दिया, इंद्र जो इंद्रलोक के राजा हैं। तो उसके बाद यहाँ से धरती से कुछ ऋषि मुनि जो कि हिमालय रीजन में इकट्ठा हुए थे, वो जाके आयुर्वेदा को भगवान से लेने का प्रयास किए। धात्रेय, भरद्वाज, कश्यप। सो अब इन तीनों के द्वारा आयुर्वेदा जो है वो हमारे लोक में आया, और उस वजह से आयुर्वेदा को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या है कि आयुर्वेदा पास्ट के बारे में बताता है कि मतलब उसके साथ ऐसा हुआ था, उसको ऐसे ट्रीट किया गया और वो ऐसे ठीक हुआ। सब पास्ट के बारे में बताता है और रियल इंसिडेंट के बारे में बताता है कि उसको कौन कौन सा मेडिसिन दिया गया इसलिए वो ठीक हुआ। फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में बताने के लिए उसको योग साधना भी करते हैं, वो भी आयुर्वेदा का पार्ट है। बट जनरली फ्यूचर के बारे में नहीं बताया जाता है आयुर्वेदा में। वेद होता है वो 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 टाइप के वेद होते हैं। अब ब्रह्मा जी के हाथ में 4 टाइप का बुक होता है ना, वही होता है। ये 4 वेद होते हैं। सो इसमें से वेदा का जो वैदिक मंत्र है, अगर उसको कंपाइल कर दिया गया, बहुत छोटे में सार में उसको बताया गया, तो उसको हम लोग संहिता कहें। उसी के एक्सप्लेनेशन को ब्रह्मन्यास कहते हैं। सो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हुआ। अब इन 4 वेदास का क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, तो इन 4 वेदास का क्लासिफिकेशन ऐसे होता है कि उनके ब्रह्मन्यास भी होते हैं। सो सैक्रिफिशियल सेरेमनी को दर्शाता है। सैक्रिफिशियल सेरेमनी क्या होता है कि यज्ञ, होम, ये सब जब कराते हैं तो उस टाइम जो होता है वो सारे प्रोसीजर्स को ब्रह्मन्यास कवर करता है। और ये अर्घ्यास जो होता है वो वानप्रस्थ आश्रम में कैसे लोगों को रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य में कैसे लोगों को रहना चाहिए, जैसा बताया जाएगा वैसे ही वानप्रस्थ आश्रम में लोगों को कैसे रहना चाहिए, ये अर्घ्यास में बताया गया है। देन उपनिषद क्या होता है कि उपनिषद का मतलब होता है कि जहाँ पे लिटरेचर के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताया जाए उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद, उप मतलब कि नियर होता है, नी जो होता है वो बैठना, और शद मतलब कि सिट। उपनिषद जनरली 108 हैं, पर मेनली 14 हैं। और अगर और क्लासिफिकेशंस की बात देखा जाए, ये ब्रह्मन्यास, अर्घ्यास, उपनिषद, ये तीनों क्लासिफिकेशन ये ऋग्वेदा के भी हैं, सामवेदा के भी हैं, यजुर्वेदा के भी हैं और अथर्ववेदा के भी हैं। अब हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फर्दर इनका क्लासिफिकेशन, इन 4 वेदासों का क्लासिफिकेशन इस प्रकार हुआ है: शूद्र, वेदांगस, पुराणास एंड स्मृति। सो शूद्र जो होता है वो गृह मतलब कि कैसे घर में रहना है, कौन सा घर कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में बताया गया है। धर्म मतलब कि हमारे को कैसे कहाँ पे कौन सा पाप नहीं करना है, उसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें अगर हम वेदांगस की बात करें तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्ति, ज्योतिकल्प, ये एक तरह से टीचिंग फॉर्म है। वेदांगस, वेदा का अंगस, यानी कि अगर इसमें 1-2 पॉइंट हम उठा के देखते हैं तो ज्योतिष मतलब कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो पढ़ाया जाएगा वो हमारे वेदास में पहले से ही मेंशन्ड है। शिक्षा यानी कि नॉलेज दिया जाएगा, और व्याकरण यानी कि जो अ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ये सब जो होता है वो भी हमारे वेदा में मेंशन्ड है। छंद मतलब कि श्लोका को बोलने के लिए एक प्यारे में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको छंद बोलते हैं। निरुक्ति मतलब कि एक्सप्लेनेशन हो गया, किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन लेना तो उसको निरुक्ति बोल देंगे। पुराणास की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 3 पुराणास होता है: ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण। ये मैंने 18 इसलिए लिया है, ये इससे इंक्लूड नहीं करना है। ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये मेनली 3 ही होते हैं। इनके 6 टाइप्स होते हैं, 6 3 18, सो 18 नंबर होते हैं टोटल पुराणास के। उसके बाद स्मृति जो होता है ना, स्मृति सेकंड मतलब कि एक प्राइमरी बुक हो गया। तो प्राइमरी बुक क्या हुआ? ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ये प्राइमरी बुक हुआ। सेकेंडरी बुक में अगर माना जाएगा तो सेकेंडरी बुक में हम लोग स्मृति को लेते हैं। स्मृति किस टाइप का होता है? नारद स्मृति होता है, विष्णु, मनुस्मृति क्या होता है? मनुस्मृति हम लोग को बताता है कि हम लोगों को कैसे रहना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और ये स्मृति में बहुत ज़्यादा रामायण वगैरह भी आते हैं। हमारे जो थोड़ा से ऐसे अप्रोच होते हैं कि कौन से मेरे राम जी के क्या क्या किए थे और उनके क्या क्या परोपकार थे, ऐसा सब चीज़ें जो होती हैं वो स्मृति में बताया जाता है। अब हम लोग राइटर एंड बुक्स की बात करते हैं तो उस वक्त ये तो मतलब राजा महाराज चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम की बात है। उस टाइम भी हमारे आयुर्वेदा के बारे में लिखा जाता था। तो एक व्यक्ति थे फाहिन नाम के, वो भी यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे, आयुर्वेदा के बारे में प्रैक्टिस किए थे। युवान चैन, ये नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये चाइना का आदमी है, तो ये चाइना का ही आदमी था और इसने बुक लिखा था। इसका बुक का नाम था पाश्चात्य संसार, जो कि आयुर्वेदा पे ही बेस्ड है, मतलब वो आयुर्वेदा के बारे में ही बताता। एक राइटर था इत्सिन नाम का, वो लिखा था, वो जितना भी बुक्स लिखा था वो कहाँ बुक्स अभी भी स्टोर है। वो कहाँ पे है? विक्रमशाला विद्यालय जगह है, वहाँ पे अभी भी बुक स्टोर है। और ये एक और व्यक्ति थे लामा तरनाथ, ये जो थे वो भी 2 बुक लिखे थे, कंग्यार एंड तंग्यार। ये दोनों बुक भी आयुर्वेदा पे ही बेस्ड है। कौटिल्य से ही हमें याद आ रहा है कि राम जी के टाइम का वो सब कहानी है। सो रामायण लिखा, महाभारत लिखा,
अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, ये सारे बुक्स वो उस टाइम के लिखे थे। बाना नाम का एक राइटर थे, वो लिखे थे हर्ष चरित्र, यानी कि लाफिंग चरित्र जो लिखे थे वो बाना लिखे थे। कालिदास क्या लिखे थे, ये ना इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कालिदास याद करने के लिए सिर्फ के इसका उठाओ, के और यहाँ पे के। भाषा जो है वो स्वप्न अवस्था के बारे में लिखे थे। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। टाइम पीरियड के बारे में देखा जाए तो हम लोग को क्या आयुर्वेदा के बारे में कब क्या हुआ, ये सारी जानकारियाँ कब से मिलना शुरू हुई। तो 600 BC वो टाइम था जब के टाइम से एक नॉर्मल पता लगने लगा कि हाँ आयुर्वेदा में यहाँ पे ये हुआ। वो टाइम था 600 BC में। उसके पहले जानकारी मिलना मुश्किल है आयुर्वेदा के बारे में। सो वेदास के हिसाब से कहाँ पे क्या था। प्री हिस्टोरिकल एज था, फिर प्री वैदिक पीरियड, प्री हिस्टोरिकल। अगर इसको ऐसे देखा जाए प्री हिस्टोरिकल मतलब कि बहुत पहले का, प्री वैदिक यानी कि हिस्टोरिक के बाद वैदिक पीरियड है। तो इसको याद करने के लिए सिंपल ही है कि 6 और 5, अगर हम 2 वर्ड को याद रखते हैं इसके लिए तो हमें याद हो जाएगा। प्री वैदिक जो होता है वो होता है 6000 BC से 5000 BC, और वैदिक पीरियड जो होता है वो 5000 BC होता है। फिर पोस्ट वैदिक, ये इंपॉर्टेंट है, वैदिक पीरियड जो होता है वो 5000 BC होता है। पोस्ट वैदिक पीरियड जो होता है वो होता है 5000 से अब तक जो चल रहा है उसको हम लोग पोस्ट वैदिक कहते हैं। सो अगर देखा जाए क्लासिफाई किया तो वैदिक से पहले प्री वैदिक, वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक, और उससे पहले हिस्टोरिकल। 6 और 5 इसको याद करने का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर सकते हैं। एक और दिए थे, क्लासिफिकेशन दिए थे इसके हिस्टोरी के बारे में, जो था के आर श्रीकांत जो थे वो भी क्लासीफाई किए थे इसको, और जो कि 2 पार्ट में क्लासीफाई किए थे। एक था एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये तो एक पार्ट हो गया, ये सारा एक पार्ट हो गया। एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न ये सारा एक पार्ट हो गया, और ये मैथोलॉजिकल, सेमी हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल एक पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है ना कि इसका क्लासिफिकेशन कब से कब तक ही बताया गया है। तो एंशिएंट जो होता है वो होता है 2500 BC से 600 BC, और ये जो होता है उसके बाद फिर 6000, ये 2500 BC 600 BC, और फिर उसके बाद 1600 BC जो होता है वो नेक्स्ट वो टिल नाउ तक चलता है मॉडल। ठीक है, इनके हिसाब से क्या है, श्रीकांत के हिसाब से। PV शर्मा जो थे वो भी क्लासीफाई किए थे, जिसमें नाम था प्राचीन मतलब क्या, एंशिएंट कर सकते हैं। सो पहले वाला क्या आएगा, प्राचीन, मध्यमा यानी कि बीच वाला पीरियड जो होगा वो, और आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियड जो अभी चल रहा है वो। सो प्राचीन, मध्यमा, आधुनिक का PV शर्मा दिया गया था, बहुत ईजी वाला। सम स्कॉलर के द्वारा कुछ और भी दिया गया था, जो कि ये 4 पार्ट में उन लोगों ने डिवाइड किया था, जिसमें कि सबसे पहला है वेद काला, देन सेकेंड है संहिता काला, देन थर्ड है सारंग काला, देन फोर्थ है आधुनिक काला। आधुनिक काला से पता चल रहा है कि अभी वाला समय, सारंग काला उसके पहले का समय, संहिता यानी कि जब सारे वेदास का कंपाइलेशन किया गया था, जो हमने बताया ना, सारे वेदास का जो वेद के मंत्र हैं उनको कंपाइल किया गया तो उनको संहिता कहा गया। और वेद काला मतलब जो वेद लिखा जा रहा था तब। ये हो गया टाइम पीरियड के बारे में। सो अब बताया सेकंड चैप्टर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर के बारे में बताया, इसमें एक्सप्लेन किया गया कि आयुर्वेदा का रिलेशन क्या है वेदा से। तो वेदा हम लोग को पता है कि हिंदू स्क्रिप्चर का सबसे जो कोर चीज़ है वही है वेदा। तो हम सेकंड चैप्टर में हम ये कोरिलेट कर देंगे कि जो हमारा आयुर्वेदा है वो वेदा का पार्ट है, और वेदा तो भगवान का ग्रंथ होता है। सो हमारा आयुर्वेदा कितना ऊपर है इसको मैं कोरिलेट करूँगा। कैसे, सबसे पहले आयुर्वेदा की जरूरत क्यों पड़ा। तो क्या हुआ था ना, जब आयुर्वेदा डिसेंड कर रहा था, जब आयुर्वेदा इस धरती पर आ रहा था ब्रह्मा से, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार से जब इंद्र के पास आया तो इंद्रलोका में ही वो रह गया। ठीक है, वहाँ पे इंद्रलोका में रहने की वजह से क्या हुआ कि जो इस धरती के लोग थे, ये धरती के पृथ्वी के जो लोग थे उन लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने लगा। तो इसकी वजह से जैसे जो हेड लोग होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत बीमारी हो रहा है। सो ये हेड लोग यहीं थे, अत्रेया थे, भरद्वाज थे, कश्यप थे। ये हेड लोग क्या कि ये लोग सारे लोग, बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं धरती के, और वो जाके हिमालय रीजन में गए। वो हिमालय रीजन में गए और इन 3 वॉलंटियर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इनको और भी ऋषि मुनि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और वो इस धरती से ऊपर उठ के इंद्र के पास गए, इंद्रलोका में। और वहाँ से भारद्वाज जो थे, भारद्वाज ने अपने इंद्र से नॉलेज को गेन किया ताकि इस धरती के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये था मेन रीज़न कि क्यों धरती पे इसको लाना जरूरी हो गया था आयुर्वेदा को। तो आयुर्वेदा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आयुर्वेदा जो था वो आयुर्वेदा रिमेन्स इन इंद्रलोका। सो उसको धरती पे लाने के लिए ऐसा किया गया था। जो ये टाइम था जब वो आयुर्वेदा इंद्र के पास रह गया था, उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड उसी को बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम तक वेदास यहाँ धरती पे नहीं आए थे। अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा अवतरण आगे कैसे हुआ था। मतलब कि ठीक है, यहाँ पर तो आ गया, इंद्र के पास, भारद्वाज के पास आ गया, उसके बाद इस धरती पे कैसे क्या हुआ। तो इसके बाद क्या होता है आयुर्वेदा अवतरण, मतलब कि उसके बाद क्या होता है, जब भारद्वाज के पास आता है 2 टाइप के संप्रदाय बनते हैं, यानी 2 टाइप की कम्युनिटी बनता है। एक आत्रेय कम्युनिटी बनता है और एक धन्वंतरी कम्युनिटी बनता है। आत्रेय कम्युनिटी क्या मानता है कि जो ब्रह्मा से जो नॉलेज मिला था वो वहीं सिस्टमेटिक चलता है, जैसे कि ब्रह्मा से मिला, ये अपना इंद्र तक पहुँचते इंद्र के पहुँचने के बाद वो कहाँ गया था, भारद्वाज के पास गया था। मतलब ये सारा होने के बाद
यहाँ पे आत्रेय के पास जाता है और आत्रेय क्या करता है कि अपने 6 डिसाइपल को ये आयुर्वेदा ये दे देते हैं। इनके 6 डिसाइपल होते हैं अग्निवेशा, भीलस्य, जतुकर्ण, पराशरा। ये अग्निवेशा होते हैं, जतुकर्ण होते हैं। मतलब यहाँ पे 6 डिसाइपल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आयुर्वेदा। और बाद में चल के यही अग्निवेशा तंत्रा भी बुक लिखते हैं। अग्निवेशा तंत्रा बुक लिखा जाता है इन्हीं के द्वारा, ठीक है। धन्वंतरी संप्रदाय क्या मानता है कि जो धन्वंतरी देवी हैं, धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी देवी एक्चुअली क्या है, ये भी कृष्ण के ही फॉर्म है। सो धन्वंतरी देवी से डायरेक्ट यहाँ पे किसको मिल गया था, सुश्रुता को ज्ञान मिल गया था, ऐसा माना जाता है धन्वंतरी संप्रदाय में। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं वेदा काला जो होता है, यानी कि मेन वेदा का समय वो था 5000 BC से 2700 BC तक। अब हम लोग बात करते हैं उपवेदा की। उपवेदा क्या होता है, ये वेदा का अगेन एक क्लासिफिकेशन ही है। तो उपवेदा का एक क्लासिफिकेशन है, यानी कि उपवेदा का सब डिवीजन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे उपवेदा जो सब डिवीजन होता है वेदा का, ये जो वेदास है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इसका वो एक मतलब छोटा फॉर्म कहा जा सकता है वो है। सो ऋग्वेदा के और ये सारे वेदा के उपनिषद भी होते हैं। सो पहला जो होता है ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का उपनिषद होता है धनुर्वेदा, सामवेदा, स्थाप्यत जो होता है वो इसका वेदा होता है। उसके बाद यजुर्वेदा, यजुर्वेदा का गंधर्व इसका उपवेदा होता है। एंड इन द लास्ट अथर्ववेदा। इस वेदा का जो उपवेदा होता है वो होता है हमारा आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस कितना है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वेदा जो कि ब्रह्मा के हाथ में था उसका उपवेदा है, यानी कि आयुर्वेदा अथर्ववेदा का उपवेदा है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आयुर्वेदा की वो वेदास में हमें मिलती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और वेदास में भी मिलती हैं आयुर्वेदा की रिगार्डिंग, तो उनमें सबसे पहला है अबाउट त्रिधातु। कुछ राइटर्स ने त्रिदोषस को त्रिधातु लिखा है, यानी कि त्रिधातु में क्या आता है, यहाँ पे आता है वात, पित्त एंड कफ। ये आयुर्वेदा का बेसिक कंपोनेंट है जिस पे हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। सो वात, पित्त, कफ के बारे में ऋग्वेदा के बारे में ऋग्वेदा में पढ़ाया गया है, ऋग्वेदा इसमें पढ़ाया गया है, ऋग्वेदा में पढ़ाया गया है। और आयुर्वेदा जो है वो अथर्ववेदा का उपवेदा है। सो अभी हम लोग आते हैं वात, पित्त, कफ जो कि मेन कंपोनेंट है आयुर्वेदा का, वो ऋग्वेदा में प्रेजेंट है। 360 बोन्स के बारे में शतपथ ब्रह्मनाज ने बताया है, ये भी इसमें भी बताया गया कि कहाँ पे वो अवेलेबल है। तो ये 360 बोन्स होता है, हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में भी बताया गया है। सोमा प्लांट के बारे में भी बताया गया है हमारे वेदास में कि ये अमृत के समान होता है। सोमा प्लांट अमृत के समान होता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सोमा प्लांट जो होता है वो अमृत के समान होता है, ये भी बताया गया है। सो इन उपनिषद क्या होता है, उपनिषद वो उपनिषद यानी कि टू सिट डाउन टू सिट नियर द टीचर, वो मैंने क्लासिफिकेशन किया था फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो उपनिषद में भी प्राणायाम के बारे में दिया गया है, प्राणायाम यानी कि इंस्पिरेशन वाला। और 31 हर्ब्स के बारे में भी उपनिषद में दिया गया है। ये वेदास की बात हो रही है, ये वेदास में ऐसा प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करते हैं पुराना के डिविजन्स के बारे में। क्या क्या डिविजन्स हुआ अभी तक उसके बारे में हम डिस्कस करते हुए अगर बताएं तो वेदास कितने होते हैं, 4 टाइप के, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। इसके उपवेदा कितने होते हैं, ऋग्वेदा के उपवेदा होते हैं धनुर्वेदा, यजुर्वेदा के होते हैं गंधर्ववेदा, ये यजुर्वेदा, अथर्ववेदा के यहाँ पे होते हैं आयुर्वेदा, यजुर्वेदा के होते हैं, सामवेदा के होते हैं स्थापत्य, यजुर्वेदा के होते हैं गंधर्व और ऋग्वेदा के होता है धनुर्वेदा। सो उसके बाद अगर एक्सप्लेन किया जाए इसका और क्लासिफिकेशन किया जाए तो ब्राह्मण्यास, आर्कन्यास एंड उपनिषद में इसका क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन किया जाए तो सूत्रा, वेदांगस, पुराणास एंड स्मृति, ये सारे ना एक बेसिस पे क्लासिफिकेशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि उसके नीचे उसके नीचे सारे के अलग अलग फॉर्म है। ये जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी है ये अलग क्लासिफिकेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग क्लासिफिकेशन, और ये सारे के अलग अलग होते हैं। मतलब ऋग्वेदा के अलग, ब्राह्मण्यास, आर्कन्यास, उपनिषद, वैसे ही उपवेदा भी जैसे सारे के अलग अलग हैं, सेम सभी क्लासिफिकेशंस को ऐसे किया जाएगा। सो अभी हम बात करने वाले हैं पुराणास की। तो पुराणास मेनली जो होते हैं वो 3 होते हैं, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराणास। लेकिन हमने बोला था 18 नंबर में होते हैं, तो 18 नंबर में कैसे होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो ब्रह्म पुराण के डिविजन, विष्णु पुराण के डिविजन्स और शिव पुराण के डिविजन्स। अगर ब्रह्म पुराण के डिविजन्स देखें तो ये 6 होते हैं। कौन कौन से, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड, वर्धवैत्य, अग्नि, पद्मावत, भविष्य। शिव पुराण का डिवीजन देखें तो शैव, लिंगम। अब इसको याद कैसे करना है ना, शिव से शैव हो गया, और जो उनका मूर्ति होता है वो लिंगम की तरह होता है। फिर वराह रूप शिव जी का हुआ। कर्म, मार्कंडेय एक प्रवाची शिव जी का। और स्कंद पुराण। ब्रह्म पुराण में देखें तो ब्रह्मा का ब्रह्मा आ गया, ब्रह्मा से ब्रह्मांड बना। ब्रह्म वैदत्य, जो पद्मावत मूवी थी उसमें औरतें क्या करती हैं, अग्नि में कूद जाती हैं। सो ब्रह्म, पद्मावत, अग्नि, भविष्य।
और वो भविष्य में चेंज हो जाती है, यानी कि वो डेथ हो जाता है और वो फ्यूचर हो जाती है। विष्णु पुराण में क्या है कि विष्णु है, नारद है, और विष्णु के सारे जो रूप हैं, यानी कि वामन रूप, करुण रूप, मत्स्य रूप, ये पुराना रूप है उसके। और ये अपना प्यारा सा श्रीमद् भागवत पुराण ये भी है। ये क्या होता है, ये होता है पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण होता है किसका, विष्णु पुराण का। एंड दैट आई हैव फिनिश्ड द 2 चैप्टर ऑफ आयुर्वेदा इतिहास।